हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं या पेंशनर के डिपेंडेंट हैं, इसमें 50 ऐसे सूत्र, 50 ऐसे गोल्डन पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, जो अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, ये पॉइंट्स हैं। आदमी पढ़ने में विश्वास कम रखता है, जब कोई बोलता है तो उसके बाद चीज़ें जो हैं ज़्यादा समझ में आती हैं। तो इसलिए इन 50 जितने भी गोल्डन पॉइंट्स हैं उनको एक साथ क्लब करके आया हूं, ताकि आपकी कोई भी परेशानी हो वो आप अपने आप निदान कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या जायज़ है, क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है। इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है आपको यह सारी चीज़ें टाइम टाइम पर अपडेट कराना। तो यही इस वीडियो का उद्देश्य है। शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है फिक्स मेडिकल अलाउंस के बारे में। देखिए, 1997 1 दिसंबर 1997 से शुरू किया गया था और ये था 100 रुपीज़ पर मंथ। उसके बाद 2017 से 1 जुलाई 2017 से ये हो जाता है 1000 पर मंथ। और अभी भी जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है वो देखिए 1000 पर मंथ ही मिल रहा है। ईसीएचएस मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर फिक्स मेडिकल अलाउंस। देखिए, जो ईसीएचएस मेंबर्स हैं, जिनके पास ईसीएचएस का कार्ड है, उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा। ईसीएचएस फैसिलिटी इज नाउ एक्सटेंडेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स रिक्रूट बोल्डेड आउट आर ड्रॉइंग डिसेबिलिटी पेंशन। जो देखिए एक्स रिक्रूट थे और बोर्ड आउट हो गए थे डिसेबिलिटी पेंशन की वजह से, डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, उनको और उनके डिपेंडेंट्स के लिए भी ईसीएचएस फैसिलिटी जो है एक्सटेंड कर दी गई है। अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2003, यहाँ से उसके आगे जो भी है उन सभी के लिए ईसीएचएस कंपलसरी कर दिया गया है। और देखिए, कुछ कंडीशंस हैं, अगर फिर भी आप जो है एफएमए ले सकते हैं। क्या कंडीशंस हैं, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देयर इज नो फी। अगर आप 1996 से पहले के रिटायरी हैं तो आपको ईसीएचएस स्कीम के लिए, ईसीएचएस बेनिफिट्स के लिए, ईसीएचएस कार्ड के लिए कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। और अगर आपने ऑलरेडी फ़ी पे की हुई है तो आप उसके लिए रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो 1996 से लेके 31/3/2003 के बीच के रिटायरी हैं, उनको अगर ईसीएचएस चाहिए तो देखिए यहाँ पर साफ साफ है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा फीस का। फ्रॉम 29 दिसंबर 2017 द रेट्स हैव बीन रिवाइज। 2017 से जो रेट्स हैं उनको रिवाइज कर दिया गया। अप टू हवलदार 30,000, जेसीओज एंड अबव के लिए अगर हम बात करें तो 67,000 और ऑफिसर्स के लिए 1,20,000 जो है वन टाइम नॉन रिफंडेबल फी आपको जमा करनी पड़ती है। उसके बाद आपका ईसीएचएस कार्ड बन जाता है। इफ़ यू आर हैविंग 32 KB इंडिविजुअल वाइट कार्ड यू मस्ट अप्लाई ऑफ चेंज ऑनलाइन, क्योंकि अब आपको 64 KB यूज़ करना है। इफ़ यू आर हैविंग टेम्पररी ईसीएचएस स्लिप देन फॉलो अप ऑन न्यू कार्ड। If you have lost your ECHS card, you have to apply online for new card। अगर आपका कार्ड खो गया है, कुछ इश्यू है, तो देखिए आपको नए कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। If you are a member of ECHS, मेक श्योर दैट यू आर नॉट पेड फिक्स मेडिकल अलाउंस। अगर आप ईसीएचएस मेंबरशिप हैं आपके पास और फिर भी आपको एफएमए मिल रहा है तो आप अपनी पेंशन स्लिप जरूर चेक करें, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको उसको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आप स्पर्श में पेंशन ले रहे हैं तो आपको वहाँ पर ग्रीवेंस डालनी होगी, और अगर आप बैंक से या सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक लिख के लेटर देना पड़ेगा कि देखिए मेरा एफएमए मुझे मिल रहा है, उसको सीज कर दीजिए, क्योंकि ईसीएचएस कार्ड मेरा बेनिफिट हो रहा है, नहीं तो आपका जो ईसीएचएस कार्ड है वो सस्पेंडेड हो जाएगा। वार डिसेबल्ड पेंशनर्स एंड विडोज आर एग्जम्प्टेड पेइंग ईसीएचएस कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जैसा मैंने अभी तक आपको बताया था कि प्री 96 जो पेंशनर है उनके लिए, वार डिसेबल्ड पेंशनर या उनकी वार विडोज हैं उनको भी ईसीएचएस मेंबरशिप फीस जो है एक्सम्प्टेड है। इफ़ यू आर हैविंग ए ओल्ड, देखिए पहले रेड कलर का कंबाइंड कार्ड आता था 16 KB, तो आपको उसको चेंज कराना है। कीप नोट ऑफ योर पीपीओ। देखिए आपको एक पीपीओ नंबर मिलेगा, उसके बाद ई पीपीओ हो सकता है, कोजेंटम पीपीओ हो सकता है, स्पर्श पीपीओ हो सकता है, लेकिन आपको उनको नोट करके रखना है। एंड ऑलवेज गिव योर पर्टिकुलर्स लाइक रैंक,
ग्रुप, क्वालिफाइंग सर्विस एंड डेट ऑफ बर्थ इन केस ऑफ एनी क्वेरी। जब भी आप कोई क्वेरी डालते हैं, सीपीग्राम पर डालते हैं, स्पर्श पर डालते हैं, कहीं भी आप कुछ क्वेरी डालते हैं तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं। तो आप अपनी बेसिक जानकारी जो भी है एक डायरी में लिख के रखें और जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी अपनी फैमिली को भी बता के रखें, ताकि अगर परेशानी हो तो बाद में उनको कोई चीज़ ज़्यादा ढूंढने में दिक्कत ना हो। ऑलवेज कीप योर पेंशन अकाउंट जॉइंट। आपको अपना जो पेंशन अकाउंट है उनको जॉइंट रखना चाहिए, क्योंकि आपके बाद में फिर जब आपकी फैमिली को, डिपेंडेंट्स को या एनओके को अगर अप्लाई करना है फैमिली पेंशन के लिए तो देखिए उसमें दिक्कत नहीं होगी और जस्ट सिंपल बहुत ही जल्दी उनकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। ऑल फैमिली पेंशनर्स मस्ट गिव नॉमिनेशन टू द बैंक अकाउंट फॉर देयर पेंशन अकाउंट्स। आपको नॉमिनेशन फॉर्म जरूर फिल करना है। अगर आपका स्पर्श पर हो चुका है माइग्रेशन तो भी देखिए वहां पर आपको एलटीए नॉमिनी जरूर ऐड करना है। अपडेट योर पासबुक एंट्रीज रेगुलरली। देखिए बहुत से पुराने पेंशनर्स हैं, क्योंकि जिनको अब बात करते हैं भाई 568 631 का एरिया नहीं मिला, वो चेक करो, तो वो बोलते हैं सर हमारे पास बैंक की जो डिटेल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम पीरियड की। तो देखिए आपको रखनी है अपने पास। कलेक्ट पेंशन स्लिप, अगर आपकी बैंक से आती थी उस टाइम पे तो आपने पास रखना है। और अगर आप स्पर्श पे हैं तो देखिए सब कुछ डिजिटल आपके पास अवेलेबल है, आप चाहें तो उनको पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं। अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड को लिंक करें और उस चीज़ को स्पर्श पर भी अपडेट कर दें, ताकि आपकी जो पेंशन है वो सुचारू रूप से आती रहे। नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए बहुत बड़ी समस्या देखी जा रही है। जितने भी पेंशनर या उनके डिपेंडेंट्स हैं उनके नाम या डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी मिसमैच है। पीपीओ में कुछ और है, सर्विस डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है। तो कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रीमलाइन कर लें, एक जैसी कर लें। इफ़ योर एंड योर स्पाउस डेट ऑफ बर्थ इज नॉट विद योर बैंक, तो बैंक में जमा करना है आपको स्कूल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक फॉर रिकॉर्डिंग योर डेट ऑफ बर्थ। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको अपने बैंक में स्पर्श में अपडेट कराना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं वो आपको वहाँ पर देना है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइफ सर्टिफिकेट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेंशनर के लिए। साल में एक बार आपको जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। देखिए नॉर्मली नवंबर के महीने में होता था, लेकिन अब जैसे स्पर्श आ गया तो उसके बाद में जो भी आपने किया है उससे 1 साल का समय आपको दिया जाता है, ताकि आपकी पेंशन सुचारू रूप से चलती रहे। ऑल प्री 1985 1/4/1985 से पहले जो भी पेंशनर हैं मस्ट मेक श्योर दैट देयर स्पाउस नेम इज देयर इन फॉर फैमिली पेंशन। उनका फैमिली पेंशन के लिए नाम है स्पाउस का। इफ नोट, आपको अप्लाई करना है। एंडोर्समेंट ऑफ फैमिली पेंशन इमीडिएटली थ्रू जिला सैनिक बोर्ड टू योर रिकॉर्ड ऑफिस, तो आपको जिला सैनिक बोर्ड को लिखना है, जिला सैनिक बोर्ड विजिट कीजिए और आपके रिकॉर्ड ऑफिस से उसको पार्ट 2 ऑर्डर कराइए, ताकि आपकी जो फैमिली पेंशन है वो शुरू हो सके। जितने भी 1/4/1985 से पहले पेंशनर हैं हु डू नॉट हैव पेंशन बुक और पीपीओ कॉपी, वो भी देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं बैंक के साथ में। इफ़ ए पेंशनर डाइज, जैसे देखिए मैंने आज मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि 7 साल तक एनहेंस रेट फैमिली पेंशन मिलने का प्रावधान है अगर डेथ सर्विस के रिटायरमेंट के बाद होती है। तो ऐसी स्थिति में 7 साल तक आपको बनता है, और लेकिन हाईएस्ट जो सीलिंग है वो है जो पेंशनर थे उनकी एज जब तक 67 नहीं पहुंच जाती है। अगर आपका उससे पहले बंद हो जा रहा है, यानी 30 मई 1998 से पहले ये 65 साल थी, तो जो पुराने पेंशनर हैं उनको 65 साल, और जो 30 मई 1998 के बाद के रिटायरी हैं उनके लिए 67 साल या 7 साल यहाँ पर प्रोविजन है। बात कर लेते हैं एनहेंस रेट फैमिली पेंशनर की। देखिए अगर आपकी एज 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल, 100 साल, तो हर बार आपको देखिए यहाँ पर एडिशनल पेंशन का प्रोविजन दिया गया है। तो 80% जैसे ही आपका क्रॉस हो जाएगा तो आपको 20% एडिशनल पेंशन दी जाएगी। देखिए अगर आप डिफेंस पेंशन फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो अगर आपका ईपीएफ अकाउंट है वहाँ से भी पेंशन आ रहा है तो वो आप ले सकते हैं 2001 से। ईएसएम कैन ड्रॉ 2 पेंशन सेपरेटली विदाउट एनी सीलिंग। 1996 से जो एक्स सर्विसमैन है वो 2 पेंशन ले सकते हैं बिना किसी सीलिंग के। डीए फॉर री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन विद सम कंडीशंस 1997 से डीए मिलता है, या डीआर जिसको कहें हम, जो री एम्प्लॉयड सर्विसमैन हैं उनको सम कंडीशंस के साथ मिलता है। डीए इज एडमिसिबल फॉर एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर विदाउट एनी कंडीशन। अगर एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर है तो उनको डीए मिलता रहेगा, कोई भी कंडीशन नहीं। यानी अगर एक फैमिली पेंशनर है जो डिफेंस के बैकग्राउंड से हैं, उनके हस्बैंड थे, अब उनको फैमिली पेंशन मिल रही है और वो भी कोई जॉब कर रहे हैं, तो देखिए उनकी जॉब पर डीए मिलेगा उनको। मिनिमम ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एज पर 7 CPC इज 9,000 प्लस डीए। देखिए 7th पे कमीशन जब आया तो मिनिमम ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 9,000 प्लस डीए,
स्पेशल फैमिली पेंशन 17,990 प्लस डीए, और कंपनसेशन फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ पेंशन एरियर्स टू बी पेड 2008 से ये प्रोविजन लाया गया था कि अगर आपको पेंशन या एरियर में देरी होती है तो उसका आपको जो है इंटरेस्ट के साथ भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर इंप्रूवमेंट ऑफ पेंशन ऑफ ओआरस एंड जेसीओज एज पर पीसीडीएस सर्कुलर 430 जो 2009 से आया, 430, 501, 547, 568, ये सारे वो सर्कुलर्स हैं जो उस टाइम पीरियड में आए थे जहाँ पर आपकी पेंशन को इंप्रूवमेंट करने की बात कही गई थी। एडिशनल पेंशन इज पेबल आफ्टर 80 ईयर्स ऑन बोथ द पेंशन इफ द ड्रॉइंग टू पेंशन। अगर आप दो पेंशन ले रहे हैं तो दोनों पेंशन पर आपको एडिशनल पेंशन दी जाएगी। एडिशनल पेंशन इज एप्लीकेबल फॉर वार इंजरी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, लिबराइज फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन। जॉइंट नोटिफिकेशन ऑफ फैमिली पेंशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ये 1985 से। Those who do not have joint notification for family pension, they have to apply immediately. Dual family pension is payable from 24/9/2012 as per circular 504 dated 17/1/2013. The families of ex-servicemen who were drawing two pensions and died before 24 September 2012 were denied dual family pension at that time. As per circular 504, they are eligible for two family pension. देखिए, अगर इस डेट से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको दो पेंशन मना कर दिया गया था उस टाइम पे, तो फॉर सर्कुलर 504 के बाद में वो दो फैमिली पेंशन जो हैं ड्रॉ लिस्ट कर सकते हैं। 1/7/2009 से कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉड बैंडिंग ऑफ परसेंटेज, पहले देखिए ऐसा नहीं था। अभी आपकी अगर 1 से लेके 50 के बीच में भी डिसेबिलिटी कुछ भी है आपको 50% मिलेगा, 1% भी है तब भी मिलेगा, पहले ऐसा नहीं था। शैल बी एक्सटेंडेड टू आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर who were invalid out of service prior to 96 and are in receipt of disability या war injury pension as on 1/7/2009। अगर आप प्री 1996 के भी पेंशनर हैं तो भी यहाँ पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। ब्रॉड बैंडिंग ऑफ ऑल पेंशनर्स इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016। सर्कुलर 596 कहता है कि जो ब्रॉड बैंडिंग है वो सभी पेंशनर को दी जाएगी 1/1/2016 से। अगर हम बात करें जब कैप ऑन मैक्सिमम वार इंजरी, पहले क्या था कि जो आपकी लास्ट एमोलमेंट्स है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, उसको हटा दिया गया था। अब आपकी जो वार इंजरी पेंशन है वो आपके एमोलमेंट से ज़्यादा हो सकती है। लिबराइज फैमिली पेंशन केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1972। जो लिबराइज फैमिली पेंशन है इज ए मंथली पेंशन गिवन टू द फैमिलीज ऑफ पर्सनल हु डाई इन वार या वार लाइक सिचुएशंस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और एनकाउंटर्स विद टेररिस्ट। उसके बाद में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर इट इज इक्वल टू द लास्ट रिकॉनेबल एमोलमेंट्स ऑफ द डिसेस्ड। द लिबराइज फैमिली पेंशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1972 फॉर ऑल वार इंजर्ड एंड डिसेस्ड पर्सनल हु वर इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस और डाइड इन एन इंटरनेशनल वार लाइक ऑपरेशंस। इफ यू आर हैविंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अनमैरिड डॉटर्स, विडो डॉटर्स, यू मस्ट अप्लाई फॉर पार्ट 2 ऑर्डर फॉर पेंशन बेनिफिट्स ऑन लेटर डेट्स। तो अगर आपके ऐसे बच्चे हैं तो देखिए आप उनका पार्ट 2 ऑर्डर जरूर कराएं और अपने डॉक्यूमेंट्स में उनको एंटर करा लें। ऑलवेज चेक योर पेंशन विद योर रैंक, ग्रुप, क्वालिफाइंग सर्विस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ आपको अपने पीपीओ वगैरह में चेक करना है। ओआरओपी आ रही है तो वो आपको अपनी टेबल चेक करना है कि आपको किस टेबल से मिलना है, जिस टेबल से मिलना था उसी टेबल में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको एमएससीपी लागू है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अप्लाई फॉर फाइनेंशियल, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से आपको वेलफेयर के लिए की जाती हैं, आप उन स्कीम का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इफ़ यू हैव लॉस्ट योर एक्स सर्विसमैन ID कार्ड, आपको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आप चाहें तो KSB के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। योर फुल डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी रिकॉर्डेड इन योर आधार कार्ड। योर मोबाइल नंबर ऑल्सो लिंक टू योर आधार कार्ड। विजिट आधार परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर फॉर एनी चेंज। देखिए आप अपना आधार जो है अपडेट करा लें, क्योंकि अब आप सभी को पता है जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वहाँ भी OTP के माध्यम से शुरुआत की गई है। देखिए अगर हम बात करें ADLRS, तो ये जो है लास्ट राइट्स के लिए है। स्कीम फ्यूनरल ग्रांट 10,000 पर मंथ है 2016 से, पेड बाई जो नियरेस्ट आपकी कैंटीन है। जिला सैनिक बोर्ड पेज ₹5,000 फ्यूनरल ग्रांट ऑन डिमाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन। इट कैन बी क्लेम्ड। डिमाइस होने के बाद में उनके फैमिली पेंशनर जो हैं या जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो इसके क्लेम कर सकते हैं। देखिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का अलग अलग है। यू मे गेट PMS जो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम है, KSB के माध्यम से आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट्स जैसा आप सभी जानते हैं अप टू क्लास 12th इज एडमिसिबल फॉर ऑल NCOs एंड OR एक्स सर्विसमैन, यानी अप टू हवलदार रैंक, और ये 1,000 पर मंथ है।
मैनी वेलफेयर ग्रांट्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स अवेलेबल, वो भी आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। देखिए, जो आपका CSD स्मार्ट कार्ड है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। इफ़ योर कार्ड issued 10 years ago, now it should be replaced. You may apply for new card now to replace it. Forms available at CSD concerned visit nearby. तो लगभग देखिए 3 महीने पहले आप ये कार्यवाही शुरू कर दें, क्योंकि इतना टाइम नॉर्मली लग जाता है। ईयरली रिन्यूअल ऑफ CSD कार्ड इज नॉट डिसकंटिन्यूड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी पेंशनर तक भी पहुंच सके जिन तक ये जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।